बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री 9th क्लास। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये कैसे इफ़ेक्ट करती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर और इसकी अमाउंट कैसे चेंज होती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कि वो क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की मिकदार है, ठीक है। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल को हम कहते हैं जी वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल जो है किसी भी एटम का सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे आखिरी शेल होता है। तो इस सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है पकड़ के रखे हुए होता है। अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से छीनना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के दरमियान जो कशिश की क़ुव्वत है उसको कमज़ोर करेगी, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी की मिकदार होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो चाहिए होती है किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो सोडियम एटम है जी। सोडियम एटम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होती है। मतलब इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आखिरी शेल जो है हमारे पास, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको निकालना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, इसे 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दूंगा। तो इस सोडियम मेटल में से बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, और सोडियम केटाइन बन जाएगा हमारे पास Na पॉजिटिव। तो ये जो मैंने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाला है, जो इसके लिए मैंने एनर्जी दी है, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमने यहाँ से निकाला जी एक इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर आप उसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है हमारे पास, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होती है। अब उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एक था और वो दोनों निकालने हैं हमने। अगर पहला निकालेंगे तो उसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जो कि कम होगी। जब दूसरा निकालेंगे उसके लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जो कि ज़्यादा होगी। अब इसका क्या लॉजिक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है हमारे पास? अगर आप इन पे गौर करें, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास एटम के अंदर, अगर वो हम देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बाकी रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की जो कशिश है वो ज़्यादा मजबूत होती है, तो वो उन्हें जल्दी नहीं जाने देता। मैग्नीशियम में आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब जो बाकी 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन पे न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो ज़्यादा अट्रैक्शन से उनको पकड़ के रखेगा। जब आप दूसरा 11वां इलेक्ट्रॉन भी निकालने लगेंगे तो वो ज़्यादा आपको वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जी। जो बाद में लिखिए, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर देन फर्स्ट एंड थर्ड इज़ मोर देन सेकेंड। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर सोडियम में से निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है इस तरह, और अगर आप मैग्नीशियम में से निकालें तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स निकलने होते हैं, ठीक है। तो इसकी मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी सोडियम की बानिस्बत मैग्नीशियम की। इसलिए ज़्यादा होगी तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। बाकी रहने वाले जो वहाँ पे हमारे पास होते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस का चार्ज भी ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में और ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होते हैं उसके आखिरी शेल में जो होंगे। तो इस तरह ये काम जो कर रहे हैं हम, सोडियम में से, मैग्नीशियम में से या एल्यूमिनियम में से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम एक निकाल रहे हैं तो कम एनर्जी होगी, अगर 2 निकाल रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, और अगर 3 निकाल रहे हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इट इंक्रीजेज़ विद इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, मतलब क्या है इसका कि शेल्स उसमें कम है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसे पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे की, डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा जी कि एटम का साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं है इतना, शेल्स बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 शेल्स हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, तो वो न्यूक्लियर का चार्ज जो है, न्यूक्लियस का चार्ज वो ज़्यादा उनको कशिश से नहीं पकड़ के रखे हुए, तो वो कम हो गया न्यूक्लियस का चार्ज। अब आप आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद अगली बात पे आते हैं हमारी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसा रुझान होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर हम पीरियड्स की बात करें, इन पीरियड इंक्रीजेस, ये बढ़ती है। इसकी वजह क्या है कि पीरियड्स के अंदर आप जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, आप देखते हैं कि पीरियड के अंदर वो जो शेल है, बाहर वाला शेल वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उनमें बढ़ते जाते हैं। अगर लिथियम की बात करें, इसमें भी 2 शेल होते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन सब में 2 ही जो हैं इनके ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, शेल्स होते हैं। तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, ठीक है, इसके दूसरे शेल में 1 होता है, इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे शेल में ही आते जा रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रहा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे, तो प्रोटॉन्स की बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा होगा, तो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ पकड़ के रखेगा। इस तरह ये होता है जी। हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके बाद पहला शेल है, उसके बाद दूसरा शेल है। अब इस बात पे गौर करेंगे, पहले शेल में 2 थे, पहले शेल में तो सबके 2 होते हैं। अगर दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 3 होंगे, तो 3 प्रोटॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, फासला उनका इतना है। उसके बाद जैसे मैं 4 कर दूंगा इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी 4 हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी साथ साथ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, तो वो जो है ज़्यादा कशिश से उनको पकड़ के रखेगा। जैसे ही मैंने और बढ़ा दिया, और कशिश से पकड़ के रखेगा, एक और बढ़ा दिया, और कशिश से प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं ना, और यहाँ पे जैसे जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, तो जहाँ तक नियॉन तक जाते हुए, ये नियॉन का हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, तो नियॉन तक जाते हुए 10 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को उसने बड़ी कशिश से पकड़ के रखा होगा, इसलिए बहुत मजबूती से उसने पकड़ के रखा है, तो उनके शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल तर होता जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद लास्ट में हम बात कर रहे हैं जी, इन ग्रुप्स इट डिक्रीजेज। ग्रुप्स के अंदर ये कम होती है। अगर ग्रुप्स के अंदर देखें आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ तक अगर आप जाएं तो यहाँ पे असल में हो क्या रहा होता है, हमारे पास यहाँ पे शेल्स में इजाफा हो रहा होता है, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो कम असर करेगा, उनको वहाँ से निकालना इजी हो जाएगा, मतलब आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी फिर कम होती जाएगी। एक एटम है, उसका शेल 1 है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे ही आप दूसरा शेल बढ़ा दें, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जैसे ही आप तीसरा शेल बना देंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी। जैसे आप चौथा शेल बना देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी और कम होती चली जाएगी। तो इस तरह जैसे जैसे हमारे पास ये शेल्स बढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। मैंने और एक शेल बना दिया, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम होती चली जाएगी। तो इसमें जो चीज़ इंक्रीज़ होती है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस का चार्ज कम होता चला जाता है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता चला जाता है। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है जो आयनाइजेशन एनर्जी है, कि किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, अगर आपने सेकंड निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा है। इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा है। उसके बाद हमने बात की है कि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस ने बड़ी मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, उससे छीनना मुश्किल हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। पीरियड्स के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, शेल्स वही रहते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और
अप टू डाउन ग्रुप्स में जब हम देखते हैं शेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता चला जाता है, एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स पे उसका इतना होल्ड नहीं होता, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती चली जाती है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।